सितारगंज नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था, जहां रामू बड़ा भाई, श्यामू छोटा भाई और उनकी माता रुक्मणी रहती थी। रुक्मणी बहुत ही ज्यादा लालची थी। रामू की पत्नी का नाम पुष्पा था। पुष्पा भी बहुत ज्यादा लालची थी। वो लोग ऐसे ही अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। उनका बड़ा बेटा रामू एक बिजनेस की शुरुआत कर रहा था। वहीं छोटा बेटा श्यामू अपने छोटे से खेत में किसानी करके थोड़ा बहुत घर का खर्चा निकाल लेता था। फिर एक दिन पुष्पा बाजार से आती है। तभी रुक्मणी उसे देखकर बोलती है, बहू पुष्पा, मेरे लिए थोड़ी चाय बना दो। माँ जी, अभी तो मैं थक कर बाजार से आ रही हूँ, थोड़ा तो आराम करने दो। अरे बहू, तुम बाजार थोड़ा गई थी, तुम तो ब्यूटी पार्लर गई थी। हाँ माँ जी, अगर ब्यूटी पार्लर गई भी थी तो क्या हुआ, अपने पैसों से मैंने मेकअप करवाया है ना, अपने पति के पैसों से किया है, आपको क्यों इतनी जलन हो रही है? अरे बेटी, ऐसा क्या बोल रही है, भला मुझे जलन क्यों होगी? माँ जी, आप एक काम क्यों नहीं करती, अपने श्यामू छोटे बेटे की शादी करवा दो और उसकी बहू को ले आओ, जो पूरा दिन घर का काम करेगी और आपके घर के काम में हाथ बटाएगी। तभी वहां खेती से काम करके श्यामू पहुंचता है और बोलता है, भाभी, अभी तो मेरी अच्छी से कमाई भी नहीं होती, मुझसे भला कौन शादी करेगा? अरे देवर जी, कोई आपके जैसी गरीबी होगी जो आपसे शादी कर लेगी। श्यामू को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वह पुष्पा से कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह पुष्पा रुक्मणी से बोलती है और वहीं पर रामू और श्यामू भी खड़े होते हैं। माँ जी, यह देवर जी तो घर में 2 पैसे के अलावा कुछ भी नहीं देते, इतने से क्या होगा? और एक मेरे पति है, दिन रात मेहनत करके पूरा घर चला रहे हैं। यह देवर जी से बोलिए, खेतों में सर पकाने से अच्छा है कि किसी रेस्टोरेंट में जाकर बर्तन धो ले, कम से कम 2 पैसे घर में तो आएंगे। पुष्पा की ऐसी बात सुनकर उसका पति उससे कहता है, तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो पुष्पा, लेकिन भैया, वह खेत हमारे पिताजी की अमानत है। पापा बोलकर गए थे कि उसे कभी भी बंजर मत रहने देना, वह खेत सोना उगलता है, सोना। अरे देवर जी, 2 पैसे तो आते भी नहीं है उस खेत में से, और आप बोलते हैं कि उस खेत से सोना निकलेगा, सोना। क्या मजाक कर रहे हैं देवर जी आप भी? श्यामू किसी की कोई भी बात का जवाब नहीं देता और वहां से अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। शाम होते ही जब श्यामू खेतों से घर को लौटता है तो उसकी माँ बोलती है, बेटा श्यामू, ओ बेटा श्यामू, कल हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। पर माँ, मुझसे कौन शादी करना चाहेगा? यह सब कुछ तू मेरे ऊपर छोड़ दे बेटा, बस तू देखता जा मेरा कमाल। अगली सुबह सभी लोग श्यामू के लिए लड़की देखने बगल वाले गांव में जाते हैं। वे सभी लोग एक घर के पास जाकर रुकते हैं। तभी पुष्पा बोलती है, बोला था ना देवर जी आपसे, कोई आपके जैसी गरीबी आपसे शादी कर ही लेगी। फिर सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। तभी वहां श्यामू की होने वाली पत्नी की मम्मी आती है और उन सभी से बैठने को बोलती है। सभी लोग बैठकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी वहां विमला हाथ में चाय की ट्रे पकड़े आती है। विमला बहुत ही नेक दिल की लड़की होती है और दिखने में बहुत सुंदर होती है। विमला को देखकर पुष्पा अपने मन में बोलती है, यह तो बहुत ही सुंदर है, इसे तो मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या फायदा, गरीब भी तो है। तभी विमला की माता बोलती है, यह हमारी बेटी है, अगर आपके बेटे को पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। इस तरह उन लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं और श्यामू और विमला एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है और विमला श्यामू के घर आ जाती है। शादी के दूसरे दिन ही पुष्पा विमला को बोलती है, अरे देरानी, ये बर्तन छूटे पड़े हैं, इन्हें कौन धोएगा? दीदी, मैं धो देती हूँ। धीरे धीरे पुष्पा विमला से घर का सारा काम करवाने लगती है
और खुद दिन भर शीशे के सामने मेकअप करती रहती है और बैठकर खाना पीना खाती है। 2 महीने बीत जाते हैं। विमला घर का सारा काम करने लगती है और पुष्पा कुछ भी नहीं करती। फिर एक दिन विमला की तबीयत खराब हो जाती है और पुष्पा उसके कमरे में जाकर देखती है कि वह अभी तक सोई हुई है और घर का सारा काम वैसा का वैसा ही पड़ा है। तभी वो बोलती है, हे भगवान, यह करमजली अभी तक सोई हुई है, उठती क्यों नहीं? अरे उठ जल्दी। पुष्पा दीदी, मुझे बुखार आया है, मैं आज घर का काम नहीं कर सकती हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है। घर का सारा काम कौन करेगा अगर तू नहीं करेगी? जल्दी उठ जा, बहुत सारा काम है, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा विमला। इतना बोलकर पुष्पा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद विमला उसी बीमारी की हालत में उठती है और जैसे तैसे घर का सारा काम कर देती है और फिर जाकर आराम करने लगती है। शाम हो जाती है, मौसम खराब होने लगता है। उधर शामू खेतों में काम कर रहा होता है। तभी तेज तूफान आता है और साथ ही साथ शामू भी खेत में होता है। खेत में बारिश के कारण एक पेड़ टूट जाता है और शामू के ऊपर जा गिरता है। शामू की उसी वक्त मौत हो जाती है। यह खबर उसके घर पर पहुंचती है। घर वाले बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और सबसे ज्यादा दुख तो विमला को होता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और इस तरह शादी के कुछ ही दिनों में विमला विधवा हो जाती है। विमला बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। फिर एक दिन पुष्पा खाना बनाकर लाती है और सभी को खिलाती है। तभी पुष्पा विमला से बोलती है, ले खा ले मेरी पति की कमाई, तेरा पति तो टाइम से पहले ही चल बसा, 2 पैसे देता था, अब वो भी कौन देगा? एक काम कर, तू हमारे घर पर बैठी बैठी बोझ बन रही है, अब तेरा खर्चा कौन उठाएगा? माँ जी, मैं तो कहती हूँ इसे इसके घर भेज दीजिए, यहाँ बैठकर बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रही है। विमला कुछ भी नहीं कहती और खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां पुष्पा और रुक्मणी आते हैं और विमला से बोलते हैं, बहू, तू देख ही रही है आजकल महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, ऐसे में हम तुम्हारा खर्चा कैसे चलाएंगे? तुम्हें कुछ करना ही होगा। एक काम कर बेटी, तू लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा कर ले, कम से कम 2 पैसे तो मिलेंगे। हाँ माँ जी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। कब तक ये बैठी बैठी मेरे पति के पैसों पर रोटियां खाएगी? पहले तो अपने पति को खा गई, अब पता नहीं किसे खाने वाली है। उन दोनों की बातें सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अगले दिन सुबह उठती है और हल पकड़कर शाम के खेत में काम करने चली जाती है। दिन रात खेत में कड़ी मेहनत करके विमला घर आती है और घर आकर सास और उसकी बहू दोनों बहुत उसे परेशान करते हैं और उसे बहुत ज्यादा ताने देते हैं और पूरे घर का काम उससे करवाते हैं। फिर एक दिन विमला अपने खेत में काम कर रही होती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उसे वहीं पर काफी रात हो जाती है और वह पेड़ के नीचे सो जाती है। उसे घर से ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आता, ना ही किसी को उसकी परवाह होती है। विमला आधी रात को उठकर रोने लगती है। तभी उस पेड़ में एक प्रकाश उज्जवल होता है और पेड़ से आवाज आती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? तभी विमला चौंक कर खड़ी हो जाती है और पेड़ की तरफ देखकर बोलती है, कौन हो आप? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम्हारी परेशानियों का हल कर सकता हूँ। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतनी उदास क्यों हो? पेड़ की बात सुनते ही विमला उसे सब कुछ बता देती है। तभी वह पेड़ विमला के हाथ में एक जादुई पर्स देता है और उसके बाद एक जादुई लहंगा देता है और फिर बोलता है, बेटी, यह लहंगा तुम अपनी सास को और यह पर्स तुम पुष्पा को देना और घर जाकर अपनी अलमारी जरूर से खोलना। विमला उस पर्स और जादुई लहंगे को लेकर
घर चली जाती है। लहंगा वह अपनी सास को और पर्स पुष्पा को दे देती है। दोनों मन ही मन सोचते हैं कि विमला खेतों में काम करके उनके लिए गिफ्ट लेकर आई है। जैसे ही पुष्पा उस जादुई पर्स को लेती है और उस पर्स में अपने सारे पैसे रखती है, तभी वह पैसे पत्ते बन जाते हैं। और उसकी सास रुक्मणी जैसे ही उस लहंगे को पहनती है तो उसके पूरे बदन में खुजली होने लगती है। इस तरह पुष्पा के सारे पैसे पत्ते बन जाते हैं और रुक्मणी खुजली से परेशान हो जाती है। तभी विमला अपने कमरे की अलमारी खोलती है तो वहां ढेर सारा सोना और कुछ पैसे रखे होते हैं, जिससे कि विमला अपने घर का खर्चा और सब कुछ अपने बलबूते पर करने लगती है। और उसके बाद दोनों सास बहू विमला को कभी भी परेशान नहीं करते। पुष्पा और रुक्मणी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वह बोलती है, विमला, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और आज मेरे पति का पूरा बिजनेस खत्म हो चुका है। उसके बाद भी तुम पूरा घर अकेले चला रही हो उस छोटे से खेत से, और हम सबका खर्चा भी चला रही हो। हमने जो किया हमें उस पर बहुत ज्यादा पछतावा है, हमें माफ कर दो विमला। तभी उसकी माँ रुक्मणी बोलती है, बहू, हमें माफ कर दो, हम किस्मत वाले हैं कि हमें तुम जैसी बहू मिली है। तभी विमला उन पैसों की मदद से कपड़ों की दुकान खोल लेती है और वह खूब चलने लगती है। फिर विमला सभी को माफ कर देती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।